नमस्कार मित्रों, BKGS जोन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे और आज हम अध्ययन करेंगे सौर परिवार या सौर मंडल का। तो देखते हैं सौर परिवार। और इसे ही अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, सौर परिवार की अगर हम बात करें तो सूर्य, सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उल्काश्म या उल्कापिंड, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम या सौर परिवार का या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी को मिला के सौर परिवार बनता है या सौर मंडल बनता है। तो सौर मंडल में सम्मिलित क्या क्या है, इससे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य, ग्रह, उनके उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। अगर हम सूर्य की बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ आप आँखों से देख पाते, जो भी चीज़ आपको आँखों से दिखाई देती है, उसमें दो चीज़ें आवश्यक रूप से होती हैं। पहला होता है उसका संगठन और दूसरी होती है उसकी संरचना। संगठन से तात्पर्य है कि वह बॉडी, वह पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और दूसरी चीज़ जो मैंने संरचना बताई उससे तात्पर्य है कि वह जब हम उसे देखते हैं तो वो हमें कैसा प्रतीत होता है। कोई भी चीज़ आप लोग देख लें, उसमें दो कंपोनेंट आवश्यक रूप से होंगे, उसका संगठन यानी वह किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है, और दूसरा उसकी संरचना। तो सबसे पहले अब हम सूर्य की अगर बात कर रहे हैं तो सूर्य का भी संगठन और संरचना होगा। तो संगठन का मतलब है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो सबसे बड़ी विशेष बात है कि सूर्य जो है गैसों से मिलकर बना है। ये गैसों का पुंज है, गैसों का एक गोला है, गैसों का भंडार है। सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सूर्य में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो होती है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है, और इसकी जो मात्रा है वो 71% है। अगर सूर्य में पाई जाने वाली गैसों की अगर हम बात करें तो ये संपूर्ण गैसों के समूह को अगर हम 100% मान लें, 100 इकाई मान लें, तो इसमें 71 इकाई या 71% कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है हीलियम, और इसकी जो मात्रा है वो 26.5% है। कितनी है? 26.5%। 26.5% कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। और इसके बाद जो बचता है 2.5%, इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं, नियान, क्रिप्टॉन, रेडॉन वगैरह। ये गैसें अन्य के रूप में 2.5 में पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें सूर्य की जो सर्व प्रमुख गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है सूर्य की संरचना से। इस टॉपिक से एक आध प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में लगभग
पॉसिबिलिटी रहती है और प्रश्न बनते रहते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो कभी कभी यहाँ से भी बन जाता है कि निम्न में सौरमंडल में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न इसके संगठन से बनता है कि ये किन किन गैसों से मिलकर बना है और उसकी कितनी मात्रा है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न बनता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, इस सोलर सिस्टम या सौर परिवार की हम बात करें तो इसमें किसी भी ग्रह और उपग्रह के पास स्वयं की एनर्जी नहीं है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। पूरा सौर परिवार ये सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा से प्रकाशित होता है, सूर्य की एनर्जी से प्रकाशित होता है। तो सूर्य के द्वारा ही हमको एनर्जी मिलती है, स्वयं के पास, किसी भी ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो अब एक बात पर अगर हम विचार करें कि सूर्य जो हमें लगातार एनर्जी दे रहा है और सदियों से दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, तो ये स्वयं एनर्जी कहाँ से लाता है भाई? जब हमको लगातार एनर्जी दे रहा है तो कोई भी चीज़ जब हमको मिल रही होती है तो वो दूसरा भी कहीं ना कहीं से तो लाया होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से नहीं लाया और लगातार दिए चला जा रहा है। अगर दिए चला जाएगा तो एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी ही होनी है। तो अब ऐसी क्या व्यवस्था है जो ये स्वयं ऊर्जा प्राप्त करता है और वो ऊर्जा हमको देता है? तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है और इसकी चर्चा अगर आप लोगों को याद हो तो नाभिकीय संलयन की चर्चा हमने लास्ट वीडियो में, जब हम तारों के जन्म, विकास और मृत्यु की पर चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर हमने की थी। तो ये जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, क्या है? नाभिकीय संलयन, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। दोनों तरीके से पूछता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय संलयन। तो ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें? हीलियम में। और जब ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जब ये अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। और यही ऊर्जा हमको प्रकाश के रूप में मिलती है। यही ऊर्जा जो है हमको प्रकाश या फोटॉन्स के रूप में प्राप्त होती है। तो ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ये यहाँ पे मैं लिखे भी दे रहा हूँ, ये क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। और ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। अगर आप लोग देखेंगे बैक पेपर तो आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा जो मुक्त होती है वही हमको प्रकाश के रूप में, फोटॉन्स के रूप में मिलती है। सूर्य की संरचना, जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है वो गोलाकार पिंड है। क्या है? एक गोलाकार पिंड है। और गोलाकार पिंड को अगर हम एक बॉल की भांति इमेजिन करें कि एक बड़ी सी बॉल है और उस बॉल को अगर मैं आपके सामने ऐसे हाथ में पकड़ूं तो आप लोग अगर उसे देखेंगे तो जो हिस्सा आप लोगों के सामने है वो हिस्सा आपको दिखाई देगा, लेकिन जो हिस्सा हमारे सामने है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो यही चीज़ है कि जब हम सूर्य को देखते हैं तो जो हिस्सा हम देख पाते हैं, जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, उस हिस्से को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। तो क्या है? जो भाग हम देख पाते हैं, देख सकते हैं, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? उस भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। और इसे ही वर्णमंडल कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल या वर्णमंडल की संज्ञा दी जाती है।
तो ये एक गोलाकार पिंड है, इसको 3D इमेजिन करेंगे तो इसका जो सामने वाला हिस्सा है और बैक वाला हिस्सा हमको नहीं दिख रहा है, तो जो सामने वाला हिस्सा है वही क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का एक भाग और है जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का पूरा प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो जब ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जिसे खग्रास बोला जाता है, उस स्थिति में सूर्य का एक हिस्सा दिखाई देता है, तो परिधीय क्षेत्र होता है। तो ये परिधीय क्षेत्र होता है, ये बिल्कुल बाउंड्री वाला ये हिस्सा, और इस हिस्से को बोला जाता है किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रकाश मंडल है इससे परमाणुओं का पुंज, चूंकि यहाँ गैसें हैं, परमाणुओं का पुंज या गैसों का पुंज क्या होता है, सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर चला जाता है। सूर्य की जो अट्रैक्शन पावर है उस अट्रैक्शन पावर से बाहर चला जाता है, और जब ये सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर जाता है तो इसे पृथ्वी पर देखा जाता है, पृथ्वी पर देखा जाता है, और विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवों पर इसे देखा जाता है। जो पृथ्वी के ध्रुव हैं वहाँ पर इसे देखा जाता है। तो इसे अलग अलग दोनों ध्रुवों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे उत्तरी ध्रुव पर बोला जाता है अरोरा बोरोलिस, क्या बोला जाता है, अरोरा बोरोलिस। कहाँ बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर इसे बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रोलिस, अरोरा ऑस्ट्रोलिस, ठीक है। प्रकाश मंडल के जिस स्थान से ये सौर ज्वाला निकलती है, क्या होता है, ये परमाणुओं का पुंज या सौर ज्वाला निकलती है, उस स्थान पर ब्लैक शेडेड यानी काले धब्बे बन जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश मंडल से जिस हिस्से से ये सौर ज्वाला निकलती है वहां पर काले धब्बे बन जाते हैं, और इन काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। सन स्पॉट क्या कहा जाता है, सौर कलंक, सूर्य के धब्बे या सन स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। और इनके जो बनने, सौर कलंक के बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है ये पूरी 11 वर्ष में होती है। क्या होती है, इनके बनने और बिगड़ने की जो साइकिल है वो 11 वर्षों में संपन्न होती है, और इसे सौर कलंक चक्र कहा जाता है। ये क्या होता है, इनके बनने और बिगड़ने की जो साइकिल होती है, जो चक्र होता है, वो 11 वर्षों में संपन्न होता है, इसलिए इसे सौर, और इस चक्र को सौर कलंक चक्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब सूर्य के अगर हम तापमान की बात करें कि सूर्य का तापमान कितना होता है, तो इसका जो तापमान है अलग अलग हिस्से का तापमान अलग अलग होता है। तो ये जो प्रकाश मंडल है, तापमान, तो जो प्रकाश मंडल है, जो ये बाहरी भाग, इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केंद्र का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड।
15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो अभी हमने चर्चा की सौर कलंक या सन स्पॉट, ये सूर्य के अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं। सूर्य का जो अन्य हिस्सा है उस हिस्से की अगर तुलना में हम देखें तो इसका तापमान जो होता है सबसे कम होता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है, या सौर कलंक, ये कभी कभी इन्हें सूर्य के धब्बे भी कहा जाता है। तो ये सूर्य के धब्बे, सूर्य के धब्बे, इनका जो तापमान होता है सौर कलंक का, ये होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है और जो हमारे साथ छोटी क्लासों से चल के आता है और जब तक कंपटीशन हम देते हैं तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और वो प्रश्न है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक ये 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। और इस प्रश्न, इस पॉइंट का जो डाटा है आप लोगों को अलग अलग मिलता है। 8 मिनट 16 सेकंड भी मिलता है, 8 मिनट 18 सेकंड भी मिलता है, 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलता है। तो ये मिड वेरिएशन है। अब हम देखते हैं सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है। सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते। अब एक प्रश्न आता है प्रकाश वर्ष क्या है। तो सबसे पहली चीज प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का मात्रक है। अब ये है क्या, एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष की संज्ञा दी जाती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.45 × 10⁻15 किलोमीटर। 9.45 × 10⁻15 किलोमीटर। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और इसे क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष, यानी एक प्रकाश वर्ष ये इतने के बराबर होता है। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10⁻15 किलोमीटर। अब दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसको भी देख लीजिए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। अब इससे आगे की जो चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।